स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज लेके आए हैं और आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 7 दैट इज अबाउट बोहर एटॉमिक मॉडल्स। जो लास्ट लेक्चर था हमारा दैट इज अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। तो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के कुछ डिफेक्ट्स देखे थे, उन डिफेक्ट्स को इम्प्रूव किया जाता है या उन डिफेक्ट्स को करेक्शन की, उस डिफेक्ट्स की बोहर ने, जिसे हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल्स। तो मेरा नाम है हरीश कुमार और आप देख रहे हैं PCB2 MD चैनल्स। तो आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। अब देखें बोहर एटॉमिक मॉडल, ये जो मॉडल है ये नील बोहर साइंटिस्ट ने पेश किया था। दिस मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय साइंटिस्ट नील बोहर। अच्छा, नील बोहर साइंटिस्ट जो थे वो डेनमार्क में पैदा हुए थे नील बोहर। तो इस वजह से नील बोहर को कहते हैं डेनिश फिजिस्ट, या फिर नील बोहर वाज एन इंग्लिश, ऐसा भी कहते हैं कि नील बोहर इज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन। पासबुक बुक में लिखा हो कि नील बोहर इज अ इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। इंग्लिश क्यों कहते हैं? और बाज़-औक़ात बुक में नील बोहर वाज अ डैनिश फिजिस्ट भी लिखा हुआ है, डैनिश फिजिस्ट। इसका क्या मतलब? अच्छा, डैनिश फिजिस्ट इसलिए कहते हैं कि नील बोहर वाज बोर्न इन अ डेनमार्क कंट्री में पैदा हुए थे, इस वजह से इनको डैनिश कहा जाता है। देन दे आर माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, उसके बाद ये इंग्लैंड की तरफ माइग्रेट हो गए थे, इस वजह से इनको इंग्लिश फिजिस्ट भी नाम देते हैं। और साइंटिस्ट नील बोहर ने 1930 के अंदर ये एटॉमिक मॉडल पेश किया था। नील बोहर साइंटिस्ट गिव एटॉमिक मॉडल इन 1930। अच्छा, इस मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों पेश किया साइंटिस्ट ने? तो ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्ट था बोहर एटॉमिक मॉडल पेश करने का, टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के अंदर जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव बोहर एटॉमिक मॉडल का, टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन जो है, स्पेक्ट्रम बनता है, उनकी ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये इस बोहर एटॉमिक मॉडल का स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के अंदर डिफेक्ट्स, तो कौन से डिफेक्ट्स थे? तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ के आए हैं कि साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने एटम के बारे में एक मॉडल दिया था और उन्होंने एटम के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने कहा था कि एटम के बीच के अंदर एक डेंस पॉजिटिव चार्ज है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, साइंटिस्ट से क्वेश्चन किया गया कि अगर आप कह रहे हैं रदरफोर्ड से कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करनी चाहिए, क्योंकि एक्सीलरेटेड बॉडी ऑलवेज इमिट एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एक्सीलरेट कर रहा है तो ये मस्ट इमिट करेगा एनर्जी कंटिन्यूसली। तो ऐसा होगा कि एक टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिमूव करता करता आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? तो इसका आंसर रदरफोर्ड नहीं दे सके, तो ये फर्स्ट डिफेक्ट हो गया था। सेकंड डिफेक्ट ये था कि अगर आप कह रहे हैं, रदरफोर्ड साइंटिस्ट को कहा कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करता है, तो उसमें अगर उस एनर्जी को हम स्पेक्ट्रम में से पास करें, जो स्पेक्ट्रम बने, उस एनर्जी को हम अगर प्रिज्म में से पास करें, जो स्पेक्ट्रम बने वो कंटिन्यूस बनना चाहिए, जबकि एटम में से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है।
तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सिंपली कहें तो रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करते हैं, कब एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं करते, इसका कोई आंसर नहीं दिया था। तो इनके आंसर देने के लिए नया मॉडल पेश किया था जिसे हम कह रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल्स। तो ये इसके यानी कि ऑब्जेक्ट्स। आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला पोस्टुलेट्स बोहर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट जो दिया, पोस्टुलेट का मतलब कि मेन पॉइंट्स। बोहर एटॉमिक मॉडल में साइंटिस्ट बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन सर्क्यूलर ऑर्बिट में। और स्टूडेंट्स आगे कहा कि ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होती है, और हर ऑर्बिट का न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, जिसे हम कहेंगे फिक्स्ड रेडियस एंड क्वांटम नंबर, और हर ऑर्बिट का अलग अलग क्वांटम नंबर होता है। अब कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है, मैं यहां पर एटम ड्राई कर रहा हूं बोहर के हिसाब से। ये न्यूक्लियस है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड दैट इज अ थर्ड ऑर्बिट। ये कोई अब बोहर ये कहते हैं कि इन ऑर्बिट के अंदर, इन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस रिवॉल्व करते हैं, और हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी है, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो मैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 असाइन करूंगा, ये सेकंड है तो इसको मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2, और ये थर्ड है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3। और इन हर एक ऑर्बिट की फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी जो एनर्जी होगी इसे मैं कहूंगा E1, ठीक है। और ये E1 कितनी होती है स्टूडेंट, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज 13.315 किलो जूल पर मोल, ये इतनी एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड ऑर्बिट होगा इसकी जो एनर्जी होगी दैट इज E2, ये भी फिक्स होगी, कितनी है स्टूडेंट्स, दैट इज -328.32 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से ये जो थर्ड ऑर्बिट जिसकी एनर्जी होगी E3, और इसकी एनर्जी दैट इज -145.92 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी। इसी तरीके से आगे कहता है कि फिक्स्ड रेडियस, जैसे अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इस फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से ये जो डिस्टेंस है, जिसे मैं R1 कह रहा हूं, ठीक है, R1 जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये फिक्स्ड है। अगर सेकेंड ऑर्बिट का देखें न्यूक्लियस से डिस्टेंस, जिसे मैं ये R2 कह रहा हूं, तो R2 जो है यहां पर 2.11 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास न्यूक्लियस से लेकर ये थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस, जिसे मैं R3 कहूंगा, दैट इज 4.75 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिस्टेंस जो है ये फिक्स्ड है, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स्ड है, उस ऑर्बिट की रेडियस भी फिक्स है, और इस ऑर्बिट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी असाइंड है। तो किसी भी ऑर्बिट की अगर एनर्जी फिक्स्ड हो, रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनको असाइन हो, तो ऐसे ऑर्बिट को हम नाम देते हैं क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड ऑर्बिट। यानी कि तो फर्स्ट पोस्टुलेट को मैं अगर इस तरीके से कहूं, समराइज करके कहूं, अकॉर्डिंग टू बोर मैं समराइज करूं, तो बोर ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं वो क्वांटाइज्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर एटॉमिक मॉडल का। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट वो किसे कहते हैं, वो ऑर्बिट विच हैज फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पोस्टुलेट। तो सेकंड जो पोस्टुलेट है दैट इज व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। बोहर कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
when an electron in a particular orbit ऑर्बिट कहें या फिर आप स्टेशनरी स्टेट कहें, ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी लेवल कहें, कि जब व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट्स या इलेक्ट्रॉन इन अ एनर्जी लेवल, ठीक है, इट नेवर या इट नेदर emit nor absorb एनर्जी। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है स्टेशनरी स्टेट में, एट दैट टाइम इलेक्ट्रॉन नेदर इमिट नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है। तो इमिट और एब्जॉर्ब कब करेगा? इमिट और एब्जॉर्ब करेगा when electron move from one orbit to another. When electron move from one orbit to another, then it emits and absorbs energy यानी कि अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब जब करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव करें। यानी कि सिंपली मैं कहूं तो कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक अ ट्रांजिशन move from one orbit to another orbit, at that time electron emit or absorb the energy। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब नहीं करते। स्टूडेंट्स, यही करेक्शन पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। दिस इज अ करेक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। दिस इज अ करेक्शन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की करेक्शन के, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पूछा गया था ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कब करेंगे एब्जॉर्ब, तो वो वहां पर नहीं बता सके। बोहर ने आकर ये बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेंगे और एब्जॉर्ब भी करेंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करें, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में मूव हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, ये था हमारे पास सेकेंड पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट, थर्ड पोस्टुलेट्स। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन करेंगे, मूव करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, तो एनर्जी का जो चेंज है, द चेंज इन एनर्जी इज गिवन बाय प्लांक्स कांस्टेंट इक्वेशन। यानी कि थर्ड पॉइंट हमें कहेंगे एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन, मैं इस तरीके से लिखूंगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन, और आप कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from one orbit to another, the change in energy, the change in energy, जिसे मैं डेल्टा ई कहता हूं, डेल्टा ई is given by प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है कि चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये हम पढ़ के आए। ठीक है स्टूडेंट? अब ये डेल्टा ई जो है, डेल्टा ई व्हाट इज दिस इज द डेल्टा ई को हम लिखते हैं E2 माइनस E1। दिस इज द एनर्जी डिफरेंट बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक है? अब सपोज कर हमारे पास दो ऑर्बिट है, मैं यहाँ पर, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, तो इसकी एनर्जी होगी E1 और इसकी एनर्जी होगी स्टूडेंट E2। अब इलेक्ट्रॉन सपोज करो फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में E1 में, अब इस इलेक्ट्रॉन को E2 में मूव करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? इन दो एनर्जी का डिफरेंस कितना है, डेल्टा ई कितना है, जितना डिफरेंस होगा एनर्जी का उतनी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मूव होने के लिए। तो कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंस?
जो E2 है उसमें से E2 की एनर्जी माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स E1 में से, ठीक है। E2 माइनस E1, फिर डेल्टा E आ जाएगी, फिर इतनी एनर्जी यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मूव होने के लिए, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग होती है, सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, ठीक है। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर ऑर्बिट से, इनर ऑर्बिट को मैं कहूँ तो लोअर ऑर्बिट भी कह सकता हूँ, लोअर ऑर्बिट, ठीक है। लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट, यानी कि हम इसको आउटर ऑर्बिट को ऐसे भी कह सकते हैं हायर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करेगा तो एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स? एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी, ठीक है। क्योंकि इनर ऑर्बिट जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जो हायर ऑर्बिट है स्टूडेंट्स उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अब कम एनर्जी वाले से ज़्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके फिर हायर ऑर्बिट की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है बेक, या फिर हम उसको कहें कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, ठीक है स्टूडेंट। आउटर ऑर्बिट से इनर, आउटर ऑर्बिट को हमने क्या नाम दिया था? हायर ऑर्बिट्स। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन मस्ट इमिट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा। अब देखें, सपोज करें स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये रहा, मैं ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑर्बिट तो ये हमारे पास न्यूक्लियस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम 1 असाइन करेंगे, इसको n की वैल्यू हम क्या असाइन करेंगे? 2, ठीक है। अब हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है E1 दैट इज -13.315 किलो जूल पर मोल, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। सेकेंड ऑर्बिट की अगर स्टूडेंट हम एनर्जी देखें E2 दैट इज 328 किलो जूल पर मोल, ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी। अब हमें ऑर्बिट, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑर्बिट कहो या फिर लोअर ऑर्बिट कहो या फिर आप इनर ऑर्बिट कहो। अब ये इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करेगा। सपोज करो इनर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, E1 से E2 में जा रहा है, यानी N1 से N2 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी क्या होगी? सबसे पहला सवाल तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन के इमिट करेगा? सर ऑब्वियसली बात है, लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो हमारे पास प्लांक्स क्वांटम इक्वेशन है, ठीक है स्टूडेंट। प्लांक्स क्वांटम इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उससे हम यानी कि कैलकुलेट करते हैं। अब कितनी, अब देखिए किस तरीके से कि आप क्या करें, इन दो ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस ले लें। इन दो ऑर्बिट की एनर्जी के गैप का डिफरेंस कितना है? जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को सेकेंड ऑर्बिट में मूव करने के लिए। तो कितना डिफरेंस आएगा? तो डेल्टा ई, कितनी, जितनी डेल्टा ई होगी स्टूडेंट्स उतनी एनर्जी चाहिए। तो डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए E2 माइनस E1 कर देंगे। E2 कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये रही E2 है सर हमारे पास -328.32, ये माइनस इस फार्मूले का, और E1 कितनी है स्टूडेंट्स? माइनस,
तो ये माइनस इंटू माइनस स्टूडेंट यहाँ पर प्लस हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं, ठीक है। दैट इज 315 यही होगा। अब देखें, ये इसमें से ये टर्म अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 955 किलो जूल पर मोल। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मूव करने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, 955 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से हमारे पास इन फोटोन्स आ रहे, एनर्जी आ रही। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें। अब इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, सपोज करो ये हमारे पास जो फोटोन है वो उसके पास एनर्जी है 1000 किलो जूल पर मोल। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास आएगा और इलेक्ट्रॉन को कहेगा क्या आपको एनर्जी लेनी है, तो इलेक्ट्रॉन पूछेगा कि आपके पास कितनी एनर्जी है, तो ये कहेगा 1000 किलो जूल पर मोल, 1000 किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन कहेगा कि नहीं, आप आगे निकल जाएं, तो ये आगे यहाँ से पास आउट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, 955, 1000 है नहीं, एग्जैक्ट फिक्स्ड एनर्जी वाले फोटोन को ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है स्टूडेंट, जैसे हम क्वांटाइज कहते हैं, क्वांटा पढ़ के हैं प्लांक्स क्वांटम इक्वेशन में, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। अगर हमारे पास सपोज करें फोटोन, दूसरा फोटोन आ रहा है, इसके पास जो एनर्जी है दैट इज 900 किलो जूल पर मोल। तो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, फोटोन कहेगा कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लेनी है, इलेक्ट्रॉन कहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कितनी चाहिए, 955। अब यहाँ से एक फोटोन आ रहा है ये, अब इस फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज 955 किलो जूल पर मोल। अब ये वाला फोटोन ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यहाँ से मूव करके ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, इतनी एनर्जी। अब दोबारा से क्या होगा, सपोज करो कि इस ऑर्बिट को इस इलेक्ट्रॉन को E2 से दोबारा E1 में जाना है, तो कितनी एनर्जी इमिट होगी स्टूडेंट, जितनी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है ना 955 किलो जूल पर मोल, इतनी ये एनर्जी अब इमिट भी करेगा, ठीक है। तो जितनी एब्जॉर्ब होगी एनर्जी उतनी ही यानी कि एनर्जी क्या कर लेगा, इमिट भी कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था थर्ड पॉइंट, दैट इज अ करेक्शन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट था कि एनर्जी का, कि कब इलेक्ट्रॉन इमिट करता है एनर्जी और कब एब्जॉर्ब करता है, उसकी करेक्शन ये थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, दैट इज 4 नंबर, उसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पोस्टुलेट नंबर हमारे पास है 4। तो 4 जो पोस्टुलेट है, बोहर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट विच हैज़ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड हो। फिक्स्ड कहने का मतलब कि जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, क्वांटाइज्ड हो, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम के ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। अब इसमें L इज अ एंगुलर मोमेंटम, और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम को L से शो करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का वो mv/r, और mv आपको पता है ये लीनियर मोमेंटम और रेडियस, तो ये एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखूं mv/r इक्वल टू NH/2π, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यानी कि एंगुलर मोमेंटम अगर बराबर है NH/2π, वही ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर सकता है।
अब स्टूडेंट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात देखें, अगर हम एच भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर रेडियस और वेलोसिटी और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से आर का अगर हम फार्मूला बनाएं सपोज करें, तो आर हमारे पास रेडियस बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर दोनों टर्म देखें मल्टीप्लाई कर, तो उस तरफ जाकर क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड, एन एच और 2 पाई और ये आ जाएगा एम वी, ठीक है। अब देखें ये एच भी कांस्टेंट होता है, मास भी, पाई भी, ये सारी टर्म कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर रेडियस और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन आ गया, रेडियस यानी कि अगर यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं, अगर हम ये बता रहे हैं यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि अगर किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कम है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है, उसका रेडियस कम है, तो उसकी जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाता है, उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एमसीक्यू है, इसको आप नोट करेंगे। अब देखें एंगुलर मोमेंटम एन एच अपान 2 पाई के। अब एंगुलर मोमेंटम पाई और ये तो कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा एम वी आर दैट इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन दी एन की वैल्यू से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन पे डिपेंड कर रहा है, बाकी तो कांस्टेंट है। अब सपोज करें स्टूडेंट हमारे पास ऑर्बिट एन की जो वैल्यू है वो 1 है, या चलो सपोज कर लेते हैं 1 है एन की वैल्यू, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, ठीक है। अगर एन की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर दैट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि एन की जगह पे, यहाँ पर एन की जगह पे हम 1 पुट कर लेंगे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 2 है सेकेंड ऑर्बिट, तो एंगुलर मोमेंटम जो है एम वी आर बराबर हो जाएगा 2h इंटू 2 पाई। तो आप फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इंटू पाई, ठीक है, 2 से कैंसिल कर देंगे। तो अगर एंगुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट जो है हमारे पास दैट इज थर्ड ऑर्बिट है, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम एम वी आर 3h अपान 2 पाई, ठीक है। इस तरीके अगर 4 हो तो 4h अपान 2 पाई। क्या स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम एम वी आर ऐसे लिख सकते हैं 1.5h अपान 2 पाई या फिर 2.5h अपान 2 पाई। क्या एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं। एंगुलर मोमेंटम ऊपर ही बता दिया कि क्वांटाइज्ड होगा, 1h अपान 2 पाई, 2h अपान ऐसे 3, 4, 5h अपान 2 पाई इस तरीके से होगा, मगर पॉइंट में फ्रैक्शन में नहीं आएगा कभी भी। एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड फिक्स्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दी बोहर एटॉमिक मॉडल्स।